हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज राजस्थान भूगोल की सीरीज में मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है थार का मरुस्थल। हमने 4 भागों में इसको बांटा था, तो ये अंतिम है आज हमारा। इससे पहले के जो तीनों थे, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान और अरावली प्रदेश, तीनों हमने पढ़ लिए। तो ये थार के मरुस्थल में भौतिक प्रदेश का एक लास्ट वीडियो है, ठीक है। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थार के मरुस्थल की जो प्रमुख विशेषताएं है, जो भी जितनी भी विशेषताएं जब तक एग्जाम में पूछी गई है या पूछी जा सकती है, वो मैं आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट करके लेकर आई हूँ। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, थार के मरुस्थल की जो सामान्य चीज़ें थी, वहाँ की जनसंख्या वगैरह की दृष्टि से, जनघनत्व वगैरह, वो सब मैंने आपको पहले वीडियो में अच्छे से बता दिया, उसकी उत्पत्ति से लेकर सारी चीज़ें। आज हम इसमें वो चीज़ें देख रहे हैं जो मैंने उसमें नहीं बताया, ठीक है। और जो अलग इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इसमें बता देती हूँ। तो थार के मरुस्थल की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बात की किसका हिस्सा माना जाता है। तो देखिए, अक्सर एग्जामों में सत्य और असत्य के कथन पूछे जाते हैं, और वहाँ पर देते हैं एक दिया जाता है कि थार का मरुस्थल जो है सारा के मरुस्थल का भाग है। तो देखिए, वो असत्य कथन है, क्योंकि थार का मरुस्थल किसका भाग है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका के मरुस्थल का पूर्वी भाग है। जो सारा का मरुस्थल है खुद किसका भाग है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका के मरुस्थल का भाग है, ठीक है। तो थार का मरुस्थल किसका भाग है? उसके बाद में देखा जाता है कि थार का मरुस्थल विश्व के अंदर प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या और जैव विविधता की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है थार के मरुस्थल में निवास करती है। इसके अलावा थार का मरुस्थल जो है भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित करता है। कब? ग्रीष्मकाल के अंदर। ग्रीष्मकाल के अंदर एक तो तिब्बत के पठार के अंदर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, और एक हमारे थार के मरुस्थल के अंदर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको आकर्षित करता है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि थार के मरुस्थल जो है अवसादी चट्टानें पाई जाती है। देखिए, आग्नेय चट्टानें हमने पढ़ी थी, एक तो अरावली में जहाँ पर बाह्य आंतरिक आग्नेय चट्टानें थी, और एक हाड़ौती के पठार में जहाँ बाह्य आग्नेय चट्टानें थी। थार के मरुस्थल में पूछे तो अवसादी चट्टानें हैं, जो परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से यहाँ पर विपुल संभावनाएं पाई जाती है। कैसे? परंपरागत के अंदर हम देखें तो यहाँ पर कोयला और पेट्रोल और जो चूना पत्थर है उसकी अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा गैर परंपरागत में देखें तो जो हम यहाँ पर देखते हैं सौर ऊर्जा, जो मैंने आपको सीज बताया था, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की भी विपुल संभावनाएं है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो विश्व शक्ति ग्रह कहलाता है। कौन? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो है विश्व का शक्ति ग्रह कहलाता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि थार के मरुस्थल का पूछा जाता है कि किस क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। देखिए, थार के मरुस्थल के अंदर राजकीय क्रम, तेली क्रम, मालानी क्रम और ग्रेनाइट आदि चट्टानें पाई जाती है। अगर यहाँ की मृदा की हम बात करें तो यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो रेतीली है, ठीक है। रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। और इसके अलावा अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करते हैं, यहाँ पर एंटीसोल और एरिडोसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखिए, एंटीसोल जो यहाँ पर सुदूर पश्चिम का एरिया है, ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है एरिडोसोल। और ये जो बीच का एरिया है, जो अर्धशुष्क हम जिसे कहते हैं, वो है यहाँ पर पाई जाती है एंटीसोल मृदा पाई जाती है, ठीक है। अगर हम थार के मरुस्थल का वर्गीकरण देखते हैं तो इसको 2 भागों में बांटते हैं, तो शुष्क रेतीला और एक अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क के अंदर कंप्लीट ये इधर का जो एरिया है ये शुष्क है बिल्कुल। यहाँ पर 2 प्रकार से हम इसको भी बांटते हैं, एक तो बालुका से मुक्त, ठीक है, एक तो बालुका से युक्त जो कंप्लीट रेतीला है, और एक बालुका से मुक्त यानी कि बीच में जो सींच के मैंने आपको बताया था, जिसमें जोधपुर और बाड़मेर के मध्य जो सींच क्षेत्र बताया था जहाँ पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं है, वो जो क्षेत्र है वो पथरीला है, ठीक है, और वहाँ पर बालुका मुक्त क्षेत्र है। कितना परसेंट पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछते कि राजस्थान में कितना परसेंट जो क्षेत्र है बालुका से मुक्त है। तो 41.50% जो है, 50% जो है वो बालुका से मुक्त क्षेत्र है, ठीक है, संपूर्ण रेगिस्तान के अंदर। और बालुका से युक्त कितना है? तो 58.50% जो है बालुका से युक्त है, ठीक है। इसके अलावा अर्धशुष्क में हम देखते हैं तो गग्गर का प्रदेश 4 भागों में इसको हम बांटते हैं। एक तो ऊपर यहाँ पर जो आता है हनुमानगढ़ गंगानगर वाला गग्गर प्रदेश, इसके अलावा शेखावटी चूरू शिखर झुंझुनू वाला, उसके अलावा नागौरी उच्च भूमि, और उसके नीचे जो क्षेत्र है कोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा है गग्गर का मैदान, ठीक है। तो गग्गर का मैदान जो है, यहाँ पर गग्गर नदी निकलती है, इसी वजह से इसका नाम गग्गर प्रदेश पड़ा है, ठीक है। गंगानगर और हनुमानगढ़ इसके अंदर प्रमुखतः क्षेत्र आते हैं। इसको प्राचीन समय में योध्या प्रदेश कहा जाता था, जब मैंने आपको पहली वीडियो बताया था इसके प्राचीन नाम, तभी मैंने आपको बताया था कि ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? योध्या प्रदेश के नाम से। गंगानगर के अंदर इसके अंदर गंगा नहर और IGNP जो इंदिरा गांधी नहर है वो प्रमुख रूप से नहरें है, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर रेवेरिना मृदा पाई जाती है, जो कि गग्गर और जो ऊपर से सतलज नदी निकलती है उन दोनों के मध्य का दोआब क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, जो गेहूँ की कृषि के लिए अपनी विशेषता रखती है। ठीक है, गग्गर नदी जो इसका जो क्षेत्र है गग्गर नदी का, उसको यहाँ की स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं, इसलिए यहाँ की जो भेड़ की नस्ल है उसको भी नाली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भेड़ की नस्ल का नाम भी क्या है, नाली, और उसके जो पार्ट होता है गग्गर नदी का उसको भी क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर है उसके क्षेत्र के अंदर जो नीचे से केशाकर्षण जो विधि है उसके द्वारा जो जल है वो सतह के ऊपर आ जाता है और एक दलदली मृदा का निर्माण करता है। यहाँ पर दलदल पाया जाता है जिसके क्या कहते हैं, सेम की समस्या कहते हैं, और उसकी जो निवारण के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें एक ही टॉपिक के अंदर ले लिया ताकि आपको इसके आसपास की चीज़ें पता रहे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर चावल और गेहूँ की खेती प्रमुखतः की जाती है। मैंने बताया रेवेरिना मृदा है, इसलिए मुख्यतः यहाँ पर गेहूँ की कृषि की जाती है। फिर दूसरा हमारा शेखावटी प्रदेश, जिसके अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू 3 क्षेत्र आते हैं। शेखावटी जो शेख का सामंत थे, उनकी वजह से इसका नाम शेखावटी पड़ा है। ठीक है, और ये कांतली नदी जो है, जो पंवार राजपूत है उनका भी क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पर जो प्रमुख नदी है यहाँ की आंतरिक नदियों का एक प्रमुख क्षेत्र है। आंतरिक में भी जो सबसे कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो सबसे लंबी आंतरिक दृष्टि से सबसे लंबी नदी जो पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है वो कांतली नदी है। ठीक है, तो कांतली नदी का ये प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, और कांतली नदी का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, तुरावटी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख शब्दावली ये पूछी जाती है कि जोहड़ किसे कहते हैं, नाडा किसे कहते हैं, सर किसे कहते हैं। तो जो कच्चे कुएँ होते हैं यहाँ पर शेखावटी प्रदेश में जो कच्चे कुएँ होते हैं उनको जोहड़ कहते हैं, और जो उन्हीं कुओं को अगर पका के बनाए जाए तो उनको क्या कहते हैं, नाडा कहते हैं। ठीक है, नाडा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो छोटे तालाब होते हैं उनको सर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ की और जो विशेषता है वो है कि शेखावटी के अंदर एक जो पर्यटन की दृष्टि से त्रिकोण बनाया गया है, वहाँ पर एक रेल सुविधा दी गई है, और उस रेल का नाम क्या है, फेरी क्वीन। ये भी मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नागौरी उच्च भूमि। तो ये नागौरी उच्च भूमि है। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि को भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। देखिए, नागौर जो है वो सबसे ज़्यादा खारी झीलों की वजह से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मार्बल सिटी भी है, इसको मार्बल सिटी भी कहा जाता है क्योंकि संगमरमर यहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, मकराना का संगमरमर। ठीक है, तो जो यहाँ पर सोडियम जो तत्वों की अधिकता के कारण यहाँ पर लवणीय झीलें यानी खारी झीलें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और नागौर उच्च भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, एक मकराना श्रेणी, एक मांगलोर श्रेणी और एक जायल श्रेणी। देखिए, यहाँ पर जो है ये मकराना श्रेणी है। जो मकराना है वो संगमरमर के लिए, मार्बल सिटी भी कहा जाता है इसको, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर है जायल श्रेणी, यानी कि नागौर और अजमेर के मध्य एक श्रेणी पाई जाती है जिसको जायल श्रेणी कहते हैं। क्यों, ये जो है फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है, जिसकी वजह से यहाँ की जो व्यक्ति है वो जल की वजह से उनको जो एक रोग हो जाता है जिसकी वजह से उनकी क्या कुबड़ निकल आती है, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी या फिर इसको बांका पट्टी भी कहा जाता है, और इसको कोच बेल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी कहते हैं जायल श्रेणी। इसके अलावा एक आती है मांगलोर श्रेणी, जिसे हम कहते हैं गोट मांगलोर। अभी किसी एग्जाम में ईओ के एग्जाम में आता है गोट मांगलोर। तो गोट मांगलोर जो क्षेत्र है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, और इस श्रेणी को जो नागौर और बीकानेर के मध्य पाई जाती है इसे कहते हैं जिप्सम श्रेणी। इसको कहते हैं हार्ड पेन, इसको कभी कभी दिया जाता है। हार्ड पेन किससे संबंधित है, तो जिप्सम से संबंधित है, और किसके मध्य है ये श्रेणी, तो बीकानेर और नागौर के मध्य है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा गोडवाट प्रदेश। गोडवाट प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिला थे, जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर। देखिए, इनकी कुछ विशेषताएं थी जो मैंने यहाँ लिख दी है। देखिए, गोडवाट प्रदेश जो है, गोडवाट जो शासक थे उनकी वजह से यहाँ का नाम गोडवाट पड़ा है। यहाँ पर लूणी बेसिन जो यहाँ की प्रमुख नदी है, और यहाँ पर जो बाड़मेर है इसके अंदर 56 की पहाड़ियाँ जो बालोतरा से लेकर सिवाना के मध्य है, और इन्हीं 56 की पहाड़ियों के ऊपर एक पिपलोद ग्राम है। ठीक है, कौन सा, पिपलोद ग्राम। इसको पश्चिम राजस्थान है उसका माउंट आबू कहा जाता है, या फिर इसको लघु माउंट आबू की संज्ञा भी दी गई किसको, पिपलोद ग्राम को। ठीक है, इसके अलावा हम जालोर है, जालोर की भी एक विशेषता है कि यहाँ पर जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है, और इन जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर 4 प्रमुख पर्वत है। नंबर 1 सबसे ऊंचाई वाला है डोरा पर्वत, नंबर 2 पर इसराना पर्वत, नंबर 3 पर रोजा बागड़, 4 पर झारोल और 5 पर सुंदा पर्वत, जिसके अंदर पहली रोपवे स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जालोर के अंदर ही ग्रेनाइट पर्वत है, इसलिए इसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, किसको, जालोर को। ठीक है, इसके अलावा हम जो थारकिम नोस्टल की कुछ अन्य विशेषताएं भी देख लेते हैं। देखिए, थारकिम नोस्टल के अंदर कुछ अन्य शब्दावलियाँ हैं, वो भी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ।
एक है हमादा, इर्क और रेग। ये तीन जो शब्दावलियाँ हैं इनके अर्थ हमेशा पूछे जाते हैं। कभी हमादा देते हैं, कभी इर्क देते हैं, कभी रेग देते हैं और इनको आपस में सम्मिलित करने के लिए भी देते हैं। तो हमादा कहते हैं पथरीला मरुस्थल या चट्टानी मरुस्थल, जो मैंने अभी बताया आपको सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल जो कि बालू का मुक्त है उसे कहते हैं हमादा। और इसी हमादा की जो चारों ओर जो रेत है उसको कहते हैं रेतीला मरुस्थल, जो पूर्ण रूप से रेतीला, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चट्टान नहीं पाई जाती है। और रेत जो है इन दोनों का मिश्रण है, यानी कि पथरीला प्लस रेतीले मरुस्थल का मिश्रण क्या कहलाता है? रेग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं लाठी सीरीज, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, जो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य 64 किलोमीटर एक जैसलमेर के अंदर एक जल पट्टी पाई जाती है, जिसके ऊपर एक सेवण घास का मैदान भी है। ठीक है, इसलिए इस लाठी सीरीज को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नकली स्थान या ओएसिस। पूछ लिया राजस्थान का ओएसिस किसे कहा जाता है? तो लाठी सीरीज को कहा जाता है। और ये राजस्थान के अंदर पारिस्थितिक संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा चांदन नलकूप है, इसी के पास में जो एक चांदन नलकूप है जो मीठे जल का प्रमुख स्रोत है, इसलिए इसको थार का गड़ा कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर अंकल जीवाश्म पार्क है जो कि जो जुरासिक कालीन है, यहाँ पर जुरासिक वनस्पति पाई जाती है। यहीं पर एक जैसलमेर के अंदर कुलदरा ग्राम है जिसके अंदर व्हेल या फिर डायनासोर दोनों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं बालू का स्तूप। ठीक है, कुछ बालू का स्तूप है, यहाँ पर मैंने हेक्की और वेगनोल्ड और मेक्की इन तीनों की विस्तृत व्याख्या कर दी है। यहाँ पर आप देख लेना इनको, ये थोड़े बड़े एग्जाम के लिए, जैसे आरएस वगैरह के आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप ध्यान रख सकते हो कि हेक्की ने जो बालू का स्तूप है इनको 3 भागों में बांटा है, अनुप्रस्थ, अंधेरी और पैराबोलिक। वेगनोल्ड जो है उसने बरखान और सिफ के अंदर बांटा है, और मेक्की ने 8 प्रकार से बांटा है, 2, 3, 2, 5 तो ये थे, और इसके अलावा तारा, नेटवर्क और सब्र काफिस के अंदर बांटा है। ठीक है, इसके अलावा हम एक बार इनको देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः पैराबोलिक के बारे में ये पूछा जाता है कि हेयरपिन के आकार का कौन सा बालू का स्तूप है, तो हेयरपिन के आकार का है पैराबोलिक। और सब्र काफिस के बारे में पूछा जाता है कि झाड़ियों के आसपास जो पाया जाता है बालू का स्तूप, उससे क्या कहते हैं? सब्र काफिस कहा जाता है। ठीक है, अभी इनके हम देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य क्या है कि जो जैसे बालू का स्तूप है जो हवा की पवन की दिशा में ही जब वो गमन करते हैं, पवन की दिशा में ही चलते हैं, उनको कहते हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, इनको रेखीय भी कहते हैं और इनको सीप भी इसी का एक प्रकार है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मुख्यतः? तो जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, गंगानगर, बिल्कुल जो सुदूर पश्चिम वाला एरिया है यहाँ पर पाए जाते हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा, इनकी जो छोटी छोटी सी ट्रिक है मैंने यहाँ लिख दी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अनुप्रस्थ के अंदर है कि पवन की दिशा के लंबवत, यानी कि जैसे अगर पवन इस तरफ चल रही है तो ये अपनी जो सामने अगर कोई किसी भी प्रकार का अवरोध आ जाता है तो ये यहाँ पर इसके चारों तरफ यहाँ पर स्तूपों का निर्माण कर देते हैं। इसकी छोटी सी मैंने ट्रिक नहीं है क्योंकि अक्सर ये पूछे थे कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप निम्न में से किस जगह पाए जाते हैं, किस जगह नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इनके जिले पूछ लेते हैं या इनके स्थान पूछ लेते हैं, तो एक बार देख लेते हैं इसके। ठीक है, अनु ने कहा हनु से कि झुंझुना देख बी रावत की, अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना बी रावत की भी, तो अनु ने कहा हनु से झुंझुना देख बी रावत की पुंगी बच गई। अनु से अनुप्रस्थ, ठीक है, हनु से हनुमानगढ़। देखिए मुख्यतः हनुमानगढ़ और बीकानेर और झुंझुनू क्षेत्र में पाया जाता है। और अगर इनके स्थान पूछ ले तो हनुमानगढ़ का हो जाएगा रावतसर और पुंगल बीकानेर का हो जाएगा पुंगल। ठीक है, स्थान भी मैंने इसमें बता दिए और इसके अंदर आपके जिलों के नाम भी आ गए, तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा। उन्होंने कहा हनु से कि झुंझुना देखकर बीरावत की पुंगी बच गई, यानी कि झुंझुना देखकर क्या बच गई? उसकी पुंगी बच गई। ठीक है, बरखान का हम ट्रिक देख लेते हैं कि राम के भाल पर ओस से बरखा, कि राम जी जो है उनके भाल कहते हैं ना, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, तो ललाट जैसे हम कहते हैं कि राम के भाल पर ओस के समान क्या है? बरखा है। ओस की वर्षा बरखा है, तो बरखा से हो जाएगा बरखान, और राम से हो जाएगा रामगढ़ जो जैसलमेर के अंदर है, भाल से हो जाएगा भालेरी चूरू, और ओस से हो जाएगा ओसिया जो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ये 3 बरखान इंपॉर्टेंट है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का जो सबसे बड़ा कारण जो बालू से माना जाता है वो बरखानी माना जाता है, इसलिए इसके जिले के नाम पूछ के इसके स्थान सबसे ज़्यादा फेमस है, रामगढ़, भालेरी और ओसिया। ठीक है, तो आप ये तीनों याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है तारा बालू का स्तूप। ये तारे की आकृति में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तारा बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, और इसके ठीक है मोहन की सूरत पोकर में तारे जैसी दिखती है। मोहन है, उसकी सूरत पोकर हम कहते हैं ना तालाब, पश्चिमी राजस्थान में पोकर तालाब को क्या कहते हैं? पोकर। तो पोकर में उसकी सूरत किसके समान दिखती है? तारे के जैसे। तो पोकर से हो जाएगा पोकरण, मोहन से मोहनगढ़, सूरत से सूरतगढ़। ठीक है, इसके अलावा एक है नेटवर्क बालू का स्तूप, जो इसको पूछते हैं कि हरियाणा तक हनुमानगढ़ से लेकर हरियाणा तक किस बालू का स्तूप का विस्तार है? तो नेटवर्क, यानी कि हम याद कर सकते हैं कि जो हमारे हनुमान जी है, हनु का नेटवर्क जो है वो
हरियाणा तक है, यानी कि हमारे जो हनुमान जी है उनका नेटवर्क कहाँ तक है, उनका नेटवर्क तो वैसे पूरी दुनिया में है, लेकिन याद रखिएगा कि हनु का नेटवर्क हरियाणा तक है। फिर आता है नेक्स्ट सब्र काफिज़। सब्र काफिज़ किसे कहते हैं कि जो छोटी झाड़ियाँ होती हैं उनके सारे जो पालिक बनते हैं उनको सब्र काफिज़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख राजस्थान जो थार का महोत्सव था उससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जहाँ ट्रिक थी वहाँ मैंने आपको ट्रिक से बताया। जो आपको चीज़ें याद करने की है वो आप इसमें से याद करिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप RS तक का एग्जाम दे देना, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं।